अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ, है ना। अपन ने इशू ऑफ शेयर्स देख, इशू ऑफ शेयर्स में क्या किया था, अपन ने शेयर्स को अलॉट किया था। लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, रीइश्यू में जो शेयर्स फॉरफिट किए थे अपन ने, वो शेयर्स को वापस बेचना है। तो अब अलॉटमेंट की प्रोसीजर नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्टली सेल हो जाता, बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे कुछ एंट्रीज अपने को करनी रहती, क्योंकि अपन देखिए, अब देखो शेयर फॉरफिट किया तो कैपिटल को अपन ने डेबिट कर दिया था, है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटर टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, ऐसी सब एंट्री अपन ने कैंसिल करते वक्त कर ली थी फॉरफिटर की। अब रीइश्यू करते वक्त ये शेयर्स क्या देंगे, सोल्ड आउट हो जाएंगे, और सोल्ड होते वक्त अपन कैपिटल को वापस क्या कर लेंगे, क्रेडिट। ठीक है, समझ में आया। और अपने को क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो बैंक टू शेयर कैपिटल ये एंट्री अपन कब कर देंगे, जब शेयर्स रीइश्यू होंगे, वापस इशू। रीइश्यू मतलब क्या, वापस इशू करना। तो ऐसी एंट्री यहाँ पे की जाए। ठीक है, अब ये करते वक्त अपने को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले वो लिख लेते, फिर जनरल एंट्रीज मैं तुम लोगों को और अच्छे से बताती, और फिर अपन आगे थे, है ना। ये अधूरी एंट्री थी, पूरी एंट्री पॉइंट्स लिखते थे, फिर उसके बाद लिखो फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, या फिर नोट। फर्स्ट, loss on reissue should not be exceeds the forfeited amount forfeited. Secondly, if loss on reissue is less than amount forfeited, the surplus amount transferred to capital reserve. Third, the forfeited amount of shares already paid up shown in the heading of share capital up to the date forfeited shares not reached. Third day, fourth day, when only a portion of the
reissued then the profit on that shares profit on that shares must be transferred to capital reserve. If when shares reissue at loss, such loss is to be debited to forfeiture share. Okay, when shares reissued at loss, such loss is to be debited to forfeited shares account. Okay. 6. If shares are reissued at a price which is more than face value, of share, the excess amount will be credited to securities premium amount. और लास्ट है point. If the reissue amount and forfeited amount calculate together excess the face value, calculate together this amount, this amount excess the face value of share it is not transferred to
ये लिख लो पहले, फिर अपन इसको समझ लेते एक एक करके। चलो लिख लिया। अब अपन पढ़ेंगे एक एक केस। यहाँ पे क्या बोलना है, जब अपन रीइश्यू करते हैं शेयर्स को तो नीचे के कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखना जरूरी है। जिसमें फर्स्ट है लॉस ऑन रीइश्यू शुड नॉट बी एक्सीड्स द फॉरफिटेड अमाउंट। शुड नॉट बी एक्सीड्स द फॉरफिटेड अमाउंट मतलब क्या कि जितनी अमाउंट फॉरफिटेड में गई है, फॉरफिटेड में अमाउंट कब जाती, जब अपन शेयर फॉरफिचर करते तब फॉरफिचर में जितनी अमाउंट गई है उससे ज्यादा अमाउंट से इसको डेबिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब समझाते देखो यहाँ पे। सपोज तुम लोगों को दिया है कि 100 शेयर फॉरफिटेड किए 10 रुपीज वाले, है ना? शेयर फॉरफिट कितने किया? 100 शेयर 10 रुपीज वाले फॉरफिट किए। ओके, एप्लीकेशन मनी पेड हुआ था 5 रुपीज, ठीक है, और अलॉटमेंट ड्यू था, अलॉटमेंट ड्यू था मतलब पेड नहीं हुआ, अमाउंट अलॉटमेंट ड्यू नॉट पेड। ठीक है, अब अपन ने ऐसे शेयर होल्डर के शेयर्स क्या कर लिए, जमा कर लिए। तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल क्या करेंगे 100 शेयर्स इनटू क्या कर लेंगे 10 रुपीज, है ना? 1000 रुपीज अमाउंट 100 into 10 1000 रुपीज अपने कैपिटल। तो एप्लीकेशन मनी अपने को मिल गया था तो अपन ने उसको क्या में डाल दिया, फॉरफिटेड। कितना डाल दिया 100 into 500। तो अपने को अलॉटमेंट नहीं मिला था तो उसको अपन क्रेडिटेड कर देंगे 500, ये अपनी फॉरफिचर थी। अब ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स एटलीस्ट 5 रुपए में सोल्ड होना चाहिए। एटलीस्ट कितने में सोल्ड होना चाहिए, 5 रुपए। 5 रुपए मतलब क्या, जो अलॉटमेंट पे मिले नहीं है उतने तो भी पैसे अपने को मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता कि 10 रुपए का शेयर अपन ने फॉरफिट किया, 5 रुपए अपना पूरा गेन हो गया और रीइश्यू करते वक्त तो 10 में बेचा गया, 7 में बेचा गया, 5 में बेचा गया, पर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 4 रुपए में बेचा गया हो। बराबर है, क्योंकि 5 रुपए ऑलरेडी अपने को एप्लीकेशन पे मिल चुके हैं। टोटल पैसे कितने ले रहे थे, 10 रुपए कि मिल गया कितने हैं, 5 रुपए। अपने को शेयर पे कितने रुपए मिलना था, 5 रुपए। तो कम में कम अपन जितना पैसा अपने को लग रहा है उतना तो रिकवर करेंगे ना। तो अपने कितने पैसे आए नहीं थे, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए। तो इसका मीनिंग ये है कि लॉस ऑन रीइश्यू। अब ऐसे सिचुएशन में जब शेयर्स अपन रीइश्यू करेंगे तो रीइश्यू करते वक्त अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को जितना डेबिटेड हुआ था उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है ना? तो ऐसे सिचुएशन में अपन ने 1000 रुपीज क्रेडिट कर दिया। अब एक शेयर रीइश्यू होते वक्त 5 रुपए में रीइश्यू हुआ तो अपने को रीइश्यू कितने हुए, जितने कम पड़े वो लेने पड़ते अपने को इस फॉरफिचर अकाउंट से। ठीक है, ऐसा रूल है, फॉरफिचर अकाउंट से अपने को कम पड़ने वाले पैसे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट अलॉटमेंट में जो 5 रुपए रिकवर नहीं हुए उतने पैसे अपने को फॉरफिचर में एडजस्ट करके आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट ₹4, तो यहाँ पे कितने रिकवर होंगे 400 और फॉरफिचर में कितने 500, जिससे कि ये टोटल 1000 रुपीज मैच नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जितना क्रेडिटेड फॉरफिचर को है उससे ज्यादा डेबिटेड फॉरफिचर को नहीं हो सकता। इसीलिए अपन जब शेयर्स वापस बेचते तो अपन ने लॉस
में शेयर्स नहीं बेचने चाहिए। लॉस में नहीं बेचने चाहिए मींस जितने पैसे अपने पिछले शेयर होल्डर से लेना बचे थे उससे कम अमाउंट पे अपन ने शेयर्स रीइश्यू नहीं करना चाहिए। इस केस में 5 रुपए लेना बचे थे तो एटलीस्ट अपन ने रीइश्यू करते वक्त दूसरे किसी को बेचते वक्त एटलीस्ट 5 रुपए में वो शेयर्स रीइश्यू करना। ठीक है, तो ये 4 रुपए वाली एंट्री गलत रहेगी। 5। हाँ, अब ये हो सकता है कि 6 रुपए में रीइश्यू हुए हो। कितने रुपए में? 6 रुपए में। तो कितने रुपीज आएंगे? 600 है ना। फिर फॉरफीचर में से कितने एडजस्ट होंगे? 400। तो यहाँ पे 500 लेना नहीं। फिर फॉरफीचर को क्रेडिटेड कितना है देखो, और डेबिटेड कितना हुआ। अब ये शेयर तो क्या हो गए? रीइश्यू हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो दोनों अमाउंट का डिफरेंस है, रीइश्यू के टाइम फॉरफीचर को डेबिट और फॉरफिटेड के टाइम फॉरफीचर को क्रेडिट, इन दोनों का डिफरेंस ट्रांसफर हो जाता कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। उसकी एंट्री होती शेयर फॉरफिटेड अपॉन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितनी होती? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 100 रुपीज। 100 रुपीज कहाँ से लाए? देखो अपने को फायदा कितना हुआ था फॉरफिट करते वक्त? 500 रुपए। रीइश्यू करा, 5 रुपए शेयर होल्डर से लेने थे, उसकी जगह अपन ने 6 रुपए में शेयर बेच दिया। तो ऐसे सिचुएशन में 4 रुपए अपने लॉस हो गया क्योंकि 10 का शेयर अब रीइश्यू करते वक्त अपन ने 6 में बेचा। तो रीइश्यू के वक्त अपने को लॉस कितना हो गया? 4 रुपए। गेन कितना हुआ था फॉरफिट? 500 रुपए। तो 500 में से 400 गई या 5 में से 4 गए, तो 100 रुपए अपने को जो नेट प्रॉफिट हुआ फॉरफीचर के वक्त वो अपने को ये एंट्री सेटिस्फाई होने के बाद कहाँ ट्रांसफर कर देना है? कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल्स देखो। लॉस ऑन रीइश्यू शुड नॉट बी एक्सीड द फॉरफिटेड वैल्यू। फॉरफिटेड अकाउंट से ज्यादा अमाउंट लॉस बोल के नहीं होगी। इफ लॉस ऑन रीइश्यू इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, the surplus is transferred to capital। देखो लॉस ऑन रीइश्यू शेयर कितने का था? 10 का। बेचा कितने में? 6 में। तो लॉस ऑन रीइश्यू कितने का हुआ? 4 रुपए। तो 4 रुपए एडजस्ट करने के बाद फॉरफीचर अकाउंट को जो एक्स्ट्रा बैलेंस बचा है वो कहाँ ट्रांसफर कर देना है? बोले कैपिटल रिजर्व। ठीक है, समझ में आया। तो 5 रुपए फॉरफिट हुए थे, 5 रुपए अपना गेन हुआ था जब अपन ने फॉरफीचर किया था। तो एप्लीकेशन वाले के एप्लीकेशन मनी अपने पास जमा था, अपन ने उसको बोल दिया चल तेरे शेयर भी हमारे और ये 5 रुपए भी हमारे। तो अपने को गेन कितना हुआ था? 500 रुपए। अब जब अपन ने रीइश्यू करने निकाले तो सामने वाले ने अपने को बोला कि हाँ उल्लू बना रहे क्या, 10 का शेयर 10 में थोड़ी लूंगा, मैं कम में लूंगा। तो अपन ने बोला चल तो 6 में ले ले। 10 का शेयर उसने कितने में ले लिया? 6 में। तो उसको गेन 6 में ले लिया। तो अपने को लॉस कितना हो गया? अपन अगर फर्स्ट टाइम बेचते तो 10 रुपए मिलते, लेकिन अपन ने सेकंड टाइम बेचा तो अपन ने कितने में बेचा? 6 में। तो रीइश्यू करते वक्त अपने को 4 रुपए क्या हो गया? लॉस। बराबर है। तो ये लॉस कौन से अकाउंट से एडजस्ट करना है? प्रॉफिट के अकाउंट। बस इतना ही लॉजिक वहां पे है, समझा। फिर उसके बाद दिया द फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ शेयर ऑलरेडी पेड अप shown in the heading of share capital। जब तक ये शेयर्स फॉरफिटेड थे अपन ने ये एंट्री करके रखी है ना, ये एंट्री करके रखी थी, सिर्फ ये एंट्री करके रखी थी। अपने कैपिटल कैंसिल भी कर दिया था, फिर भी बैलेंस शीट में वो शेयर कैपिटल हेड के अंदर ही दिखेगा अमाउंट शेयर फॉरफिटेड बोल। समझा क्या? शेयर कैपिटल जब शेयर फॉरफिट हो गए तो कैपिटल अकाउंट कैंसिल कर दिया, तो आपको कहाँ दिखना चाहिए? जब तक रीइश्यू नहीं होता। रीइश्यू हुआ तो वापस कैपिटल को क्रेडिट हो जाने वाला है, पर नहीं हुआ तब तक क्या करना? तब तक भी उसका शेयर कैपिटल में ही बताना। शेयर फॉरफिटेड नाम से वो शेयर कैपिटल के हेडिंग में ही दिखेगा। मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुमको बताया था और बोला था कि हर एग्जाम्पल में ट्राई करना, अगर किया होगा तो पक्के में पक्का ये समझ में आएगा कि शेयर कैपिटल कहाँ आता और वहाँ पे जहाँ पे पेड अप कैपिटल था
ध्यान में रखो, when only a portion of forfeited shares are reissued. एक काम करो, ये सारी चीज, ये एड्रेस लिख लो, ठीक है। फिर मैं इसको चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा, तो ये शेयर फॉरफिटेड कितने हैं, 100 शेयर। हाँ, एप्लीकेशन मनी बांटा गया, अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव 5 रुपीज, ये लिख लो। उसके बाद फिर मैं तुमको ये करके बता, चलो देखो, ये 5th पॉइंट भी हो गया अपना। When shares reissued at a loss, such loss is to be debited to forfeiture account. शेयर्स इशू क्या कैसे किए, लॉस से, 10 फेस वैल्यू थी और 6 री इशू वैल्यू थी, री इशू वैल्यू, तो ये क्या था, लॉस ऑन री इशू, ठीक है ना। तो वो काय को डेबिटेड हो गया, फॉरफिचर, ये बोलना है। तो अपना ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा सा ये दो तीन चीजें, if shares are reissued but at a price which is more than the face value of shares, then excess amount will be credited to securities premium account. अपन ये 3 पॉइंट को लेते, 4, 6 और 7 को ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने, ये ड्रॉप कर दो थोड़ा सा। 4th पॉइंट भी हो गया क्या अपने, 4th, 6th और 7th। लॉस ऑन रीइश्यू, अब इनका 4th पॉइंट के लिए क्या बोलना है, देखो इनका बोलना है when only portion of the forfeited shares are reissued, forfeited shares are reissued, then the profit on that shares must be transferred to capital. अभी यहाँ पे मैंने तुमको बोला फॉरफिट कितने किए, 100 और रीइश्यू कितने कर दिए, 100, पर कभी कभी क्या हो सकता, पार्ट ऑफ द मतलब 50 शेयर्स, पार्ट शेयर्स वेयर reissued, part shares were reissued at rupees 8 each, ठीक है ना। अब इसमें से 50 शेयर कितने में बेचे गए, 8 रुपए। ऐसे सिचुएशन में अपन ने फॉरफिचर की एंट्री तो पूरे शेयर्स की कर ली है ना, रीइश्यू की एंट्री ये नहीं होगी अब, है ना। अपन ने फॉरफिचर की एंट्री करके रखी है। अब अपने को सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन दिया कि इसमें से कुछ पार्ट क्या किया गया, 50 शेयर्स, पार्ट 50 शेयर्स वेर रीइश्यूड एट रुपीज 8 each। तो अपन क्या करेंगे, अपन पैसे लेंगे बैंक, कितने शेयर्स रीइश्यू हुए, 50, कितने रुपए के हिसाब से, 8 करो इंटू 4, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल को कितना डालेंगे, जितने रीइश्यू हुए उसकी फेस वैल्यू, 50 रीइश्यू हुए तो 50 की फेस वैल्यू 10 रुपए, 500। अब मेरे को बोलो ये 50 रुपीज के लिए फॉरफिचर कितना था, फॉरफिचर जब किया तो कितना फॉरफिचर अमाउंट होगा, फॉरफिटेड को ये 50 शेयर्स के लिए कितनी अमाउंट होगी, फॉरफिटेड अमाउंट फॉर 50 शेयर्स 50 into 5 होंगी, दैट इज 250, ठीक है। लेकिन लॉस ऑन री इशू कितना है, लॉस ऑन री इशू कैसे निकालते, शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए, री इशू 8 रुपए, तो लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू फेस वैल्यू
150। ठीक है, तो अपन ने देखो क्या किया, इन शॉर्ट देखो, 10 रुपए का शेयर, उसमें पहले कितने रुपए आ गए 5, अभी कितने आ गए 8, टोटल कितने आ गए 13 रुपए। 13 में से कितने रुपए अपने थे, कंपनी के थे 10 रुपए, तो 3 रुपए अपने को क्या हो गया प्रॉफिट। कितने शेयर्स पे 50 शेयर्स पे, तो 50 शेयर्स इंटू 3, ऐसा भी किया तो 150 आता था। ठीक है ना, तो वो 150 क्या है अपना प्रॉफिट है, शेयर फॉरफीचर। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 50 इंटू 3, और यहाँ पे क्या अमाउंट आती, शेयर फॉरफीचर लॉस ऑन रीइश्यू आता है यहाँ पे। अभी जस्ट ये सेकंड वाली एंट्री पढ़ाई थी। शेयर फॉरफीचर कितना आएगा 50 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से लॉस हुआ अपने को 100 रुपए, तो ये तो मैच हो गया। अपने को गेन कितना हुआ था फॉरफिटेड पे 250, उसमें से लॉस कितना एडजस्ट हो गया 100, तो गेन कितना हो गया 150। और 150 और दूसरे तरीके से कैसे बोला, देखो 8 रुपीज रीइश्यू पे मिले और 5 रुपए एप्लीकेशन पे मिले थे ऑलरेडी पहले, टोटल कितने 13 रुपए मिले। 13 में से अपन कैपिटल को कितना एडजस्ट करने वाले 10 रुपए, तो 3 रुपए क्या है अपना फॉरफीचर का गेन, वो कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो इन्होंने बोला कि अगर ऐसे पार्ट पार्ट में शेयर्स रीइश्यू हुए होंगे, अब सेकेंड अनदर पार्ट, अनदर 50 shares were reissued at ₹7। ठीक है, अब बाकी के 50 रुपए कितने रुपए में दिए, कितने रुपए में बाकी 50 शेयर्स दिए गए 50 इंटू 7 करो 350। इनका कैपिटल रेज करना है तो शेयर कैपिटल 50 इंटू 10 कितना है बोलो 500, समझ में आए। तो अब 350 और 500 का डिफरेंस कितना आया 150, ये क्या होगा शेयर फॉरफिटेड। लेकिन ये जब शेयर फॉरफिटेड को लिखना है तो एक बार चेक करना है क्या लॉस ऑन रीइश्यू कितना आया, तो सेकंड केस में लॉस ऑन रीइश्यू कितना आएगा, देखो शेयर फॉरफिटेड का प्रॉफिट कितना था, शेयर फॉरफिटेड के वक्त फॉरफिटेड में कितनी अमाउंट गई थी, ये शेयर्स के लिए 50 इंटू 5 कितने 250। ठीक है, अब लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू कैसे निकाला, लॉस ऑन रीइश्यू 7 रुपीज में रीइश्यू हुआ है ना, तो 10 रुपीज माइनस 7 रुपीज इज इक्वल टू 3 रुपीज पर शेयर लॉस ऑन रीइश्यू हुआ, तो 3 इंटू 50 150 रुपीज लॉस ऑन रीइश्यू हुआ। देखो आ गया अमाउंट, और गेन ऑन रीइश्यू 100 रुपीज, इसके लिए एंट्री वापस पास होंगी, शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल ₹100। क्या एंट्री होंगी, शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व ₹100, किसके लिए, ये सेकंड केस। तो इनका ये बोलना था यहाँ पे, when only portion of the profit are reissued, the profit of that portion must be transferred to capital reserve। मतलब कुछ पार्ट बेचा होगा तो उसका कैपिटल रिजर्व, उस पे जितना प्रॉफिट बचा है वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, जितने रीइश्यू नहीं हुए उसका डालना नहीं, उसको कंटिन्यू करते रहना जब तक वो शेयर्स रीइश्यू नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये कंडीशन डाली। उसके बाद देखो, इफ शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ प्राइस व्हिच इज मोर देन द फेस वैल्यू। ठीक है, तुम लोग ये लिखो, ये फॉरफीचर की एंट्री तो ऐसी ही होंगी कोई भी केस में। ये 50 के लिए जो 2 एंट्रीज हुई उसका प्रॉफिट कैसे निकाला, ये अनदर 50 के लिए कैसी हुई उसका प्रॉफिट कैसे निकाला,
हाँ, ये सब लिखो, प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व। ठीक है, लेक्चर कुछ सेकंड्स के लिए भी आगे करेंगे तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा, वापस जाके मेहनत वापस होंगी। उससे बेटर है कि एक एक स्टेप्स को लगे तो इसी को बार बार सुनो तो ही ये समझ में आएगा, नहीं अदरवाइज ये समझना नहीं। ठीक है, तो ये लिखो, फिर ये प्रॉफिट कैसे निकाला वो लिखो, 1 2 3। उसके बाद अनदर 50 शेयर्स कैसे इशू है वो लिखो, इस पर आया हुआ प्रॉफिट और प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री सिर्फ यहाँ पे 100 रुपीज़ होगा। ठीक है, इतना लिखो, फिर अपन इस पॉइंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने 6th वाला पॉइंट क्या बोला, इफ शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ प्राइस विच इज मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, द एक्सेस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अभी मैंने बोला कि अपन ने 100 शेयर्स फॉरफिट किए थे, फॉरफिटेड 100 शेयर्स, 100 शेयर्स एट ऑफ रुपीज 10, है ना। अपने को मिल गया था एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितना मिला था 5, और अलॉटमेंट मनी कितना मिला था 5। ठीक है, अब अपन ने रीइश्यू किए शेयर, और रीइश्यू करते वक्त रीइश्यू एट 12 ईच, मतलब ये पहले जो फेस वैल्यू थी उससे ये ज्यादा प्राइस में, तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट कहाँ जानी चाहिए, प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम या शेयर प्रीमियम। ठीक है, तो फिर एंट्री कैसे करेंगे, देखो अब क्या करेंगे अपन, रीइश्यू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आएंगे अभी अपने को 100 × 12 टू, बोलो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना जाना चाहिए 100 × 10 1000। अब अपने को कितने रुपए एक्सेस आ गए, सिक्योरिटीज प्रीमियम 200। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन आएगा मैडम फॉरफीचर तो आया ही नहीं, है ना, ऐसा क्यों हो गया। अरे जब लॉस ही नहीं हुआ, ये जो रीइश्यू प्राइस है ये 10 रुपए से कम होंगी तो लॉस होगा ना। अगर रीइश्यू प्राइस 10 रुपए रही तो प्रीमियम भी आएगा, 10 रुपए से ज्यादा हुई तो प्रीमियम आएगा, और 10 रुपए से कम है तो फॉरफीचर आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो लॉस ऑन रीइश्यू है। समझा क्या, जैसे रीइश्यू की प्राइस अगर 7 रुपीज आई की, तो यहाँ पे क्या आएगा 700, यहाँ पे क्या आएगा 1000, तब प्रीमियम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो रीइश्यू की प्राइस है वो क्या है 7 रुपीज। तो ऐसे सिचुएशन में अपन कहाँ से एडजस्ट करेंगे उसको, एप्लीकेशन से, फिर तब यहाँ पे 300 का क्या देंगे फॉरफीचर के। चलाओ, चल रहा है क्या दिमाग, दौड़ाओ। ठीक है, 10 का 10 में किया तो क्या होगा 10 रुपए, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं इधर आएगा 100। तो इनका ये बोलना है कि अगर फेस वैल्यू से ज्यादा अगर शेयर्स रीइश्यू हुआ, वो फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस से अगर हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डाल, अदरवाइज मत डालो। तो ये तुम लोग लिख सकते 200 टू सिक्योरिटीज शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रीइश्यू मालूम है कैसे निकालते हैं, लॉस ऑन रीइश्यू का फॉर्मूला देखो, लॉस ऑन रीइश्यू, इसका फॉर्मूला है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस रीइश्यू प्राइस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट निकाल दो, लॉस ऑन रीइश्यू कितना आ गया, सॉरी रिवैल्यूएशन बोल दिया मैंने, लॉस ऑन रीइश्यू कितना आ गया, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस रीइश्यू प्राइस। समझ में आया, इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 10, रीइश्यू प्राइस 8, तो लॉस कितना 2। ठीक है, हाँ
शेयर फॉरफिटेड कहाँ से आता? शेयर फॉरफिट करते वक्त जब क्या होगा? एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड, एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, एक्चुअली द शेयर होल्डर बिफोर फॉरफिचर। है ना, इसको अपन फॉरफिटेड अमाउंट बोलते ना। अमाउंट लिखा था, अमाउंट एक्चुअल अमाउंट फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर फॉरफिचर, बराबर है। एक्चुअली अमाउंट जो रिसीव हुई अपने को शेयर होल्डर से, वो काय को चली जाती है? शेयर फॉरफिटेड को। जैसे एप्लीकेशन मनी आ गया है, अलॉटमेंट मनी आ गया है, तो जो मिल गया है वो कहाँ चला जाता? फॉरफिचर। ये लॉस का एडजस्ट होता फॉरफिचर। समझ में आया? हाँ, कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? कैपिटल रिजर्व निकाला था अपन ने। कैपिटल रिजर्व है फॉरफिटेड अकाउंट अमाउंट पर शेयर माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रीइश्यू पर शेयर। लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर मतलब अगर फॉरफिटेड में अपने पर शेयर 5 रुपीज है, जैसे ये एग्जाम्पल में एप्लीकेशन मनी फॉरफिट किया था 5 रुपीज, माइनस लॉस ऑन रीइश्यू इस एग्जाम्पल में कितना है 2, तो 3 रुपीज पर शेयर क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अभी तो अपने का इंटरेस्ट पढ़नी है तो अपन पढ़ेंगे। समझ में आया? अब सेकंड, if the reissue amount and forfeited amount calculated together exceeds the face value is not transferred to security account। ये तो अपने को भी मालूम है। जैसे कि देखो इस एग्जाम्पल यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे कर दो 7, ठीक है ना? ये लिख लिया था लॉस ऑन रीइश्यू। जहाँ जरूरत है वहाँ वीडियो पॉज करके भी देख लेते जाओ। अब लास्ट पॉइंट पढ़ रहे अपन। हाँ, अब देखो शेयर फॉरफिटेड में कितने अमाउंट है? 5 रुपीज, क्योंकि अपन ने फॉरफिट कितने करे थे? 5, प्लस रीइश्यू में कितने आए? 7, तो टोटल ये अमाउंट कितने आ गए? 12, जो कि एक्सेस द फेस वैल्यू है। तो ऐसे सिचुएशन में ये 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम को नहीं जाना चाहिए, वो कैपिटल रिजर्व में चले जाते हैं, इसलिए वहां पे डालना नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे निकल जाएगा ना फॉरफिटेड अमाउंट। हाँ बोलो, फॉरफिटेड अमाउंट कितनी है इस एग्जांपल में? फॉरफिटेड अमाउंट 5 रुपीज। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू, तो इनका कितने में दिया? 7 में, 3 रुपीज लॉस ऑन रीइश्यू। ये जो एक्सेस 2 रुपए है, ये क्या है? कैपिटल रिजर्व की अमाउंट है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को नहीं जानी चाहिए। इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसमें फेस वैल्यू, रीइश्यू ही फेस वैल्यू से ज्यादा हुआ। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से 7 रूल्स अपने को रीइश्यू करते वक्त ध्यान में रखने पड़ते। कुछ भी भूले तो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए अभी के अभी लेक्चर पॉज करना, 2 बार ये सारी कंडीशंस को पढ़ना, कितना समझा वो देखना, उसके बाद अगर समझ में आया तो आगे जाना, नहीं समझ में आया तो वापस लेक्चर स्टार्ट करना और वापस अभी तक का पढ़ना। रटा हुआ रहेगा तो ही समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे बच्चे इस टॉपिक के आगे घुटने टेक देते, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए ही मैं इतना सब कुछ ट्राई कर रही हूँ। मतलब हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं हर सिचुएशन, हर कंसेप्ट, हर छोटी छोटी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हूँ, ताकि तुमको फ्यूचर में भी कभी कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड ना हो।
लो, बाकी तो सब हो जाएगा। और अकाउंट्स के रूल्स आने, पर्सनल, रियल, नॉमिनल और एक्चुअली हो रहा है इतना आगे तो बस है कंपनी अकाउंट की एंट्री। चल एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। लिखो फर्स्ट एग्जाम्पल। Mr. Long, who was the holder, देखो Mr. Long, who was the holder of 2000 preference shares। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स मैंने बोला था कि इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर से तीनों एक ही है, ऐसे ही पकड़ के चलना। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के आगे परसेंटेज दिए रहते और बस उतना ही चेंज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में होता। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, बोलेंगे कि मैम आपने तो प्रेफरेंस शेयर्स का शायद एक ही एग्जाम्पल दिया मैंने, उसके बाद तो आपने कुछ बोला ही नहीं और अभी डायरेक्टली रीइश्यू ले रहे हो। Mr. Long, who was the holder of 2000 preference shares of ₹100 each, on which ₹75 per share has been called up, could not pay his allotment and first call at ₹25 per share. The director forfeit his share and reissue ₹1,500 of such share to Mr. Short at ₹65 per share, paid up as ₹75 per। ठीक है ना, इतना लिखो, एग्जाम्पल लिखो, फिर अपन इसको समझते हैं। ठीक है, चलो लिखिए। आप देखो, मिस्टर लॉन्ग ने पैसे नहीं दिए, कंपनी ने एक्शन लिया, फॉरफिट कर लिया। उसने कितने रुपीस दिए तेरे को? 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 which 75 per share has been called up and could not be pay his allotment and first call, मतलब उसने क्या किए? ₹75 पर शेयर पेड किए और उसका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी ₹25 पर शेयर उसने दिया नहीं। ठीक है, द डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर एंड रीइश्यू 1500 शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट, और मिस्टर शॉर्ट को 1500 शेयर ₹65 में दे दिए और कितना पेड अप वैल्यू पकड़ लिया उसका? 75। कितना पेड अप पकड़ लिया? ₹75। तो चलो कितने रुपीस उससे कलेक्ट हो गए, कॉल्ड अप हुए? 75। चलो आ जाओ, बोलो शेयर कैपिटल, बोलो कितना कैंसिल हुआ? 2000 into 75। ठीक है, कितने रुपीस? 1 लाख। ठीक है ना। उसके बाद अब
उसने ऑन विच 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड, 75 रुपीज कॉल्ड अप किए गए और उसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी 25 रुपीज दिए नहीं। तो कॉल्ड अप कितने हुए हैं 75, एप्लीकेशन में कितने होंगे 25, फर्स्ट कॉल में 25, अलॉटमेंट में 25। ये कहाँ से समझ में आया? क्योंकि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में 25 रुपीज पेड नहीं हुए है ना, और 75 पूरे कॉल हुए, कॉल में से इतने 50 रुपीज पेड नहीं है तो पेड कितने हुए 25। तो शेयर फॉरफीचर में कितना चला जाएगा 25, 2000 इंटू 25। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना जाएगा शेयर अलॉटमेंट 2000 इंटू 20 और फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा 2000 इंटू 25। करो 50,000 अब इसमें से क्या हुए 1500 शेयर्स, इसमें से 1500 शेयर्स मिस्टर शॉर्ट को बेच दिए 75 रुपए फेस पेड अप, ठीक है। ये पेड अप वैल्यू में दिए, ये इस वजह से दिया कि उसकी कॉल्ड अप वैल्यू 75 थी, तो थोड़ा इजी जाना चाहिए इसलिए ये किया, नहीं तो तुम लोग क्या करते थे 100 रुपीज कैंसिल कभी कर दिए तो फिर वापस एडजस्टमेंट के लिए प्रॉब्लम होता था, इसलिए इन्होंने दिया है कि इतना पेड अप अपने को मान लेना है कि उसने 75 रुपए दे दिए, ऐसा मान के 75 रुपए में उसको दिए, पर 75 रुपए के शेयर उसको दिए लेकिन कितने में दिए 65 रुपए में, तो एक्चुअली लॉस कितना हुआ 10 रुपए, और 10 रुपए लॉस कहाँ से एडजस्ट होगा फॉरफीचर, समझ में आया? तो चलो अपन पहले क्या करते हैं, लॉस ऑन रीइश्यू वैल्यू क्या है, रीइश्यू प्राइस 65, सही है कि गलत है? सही है। रीइश्यू प्राइस है 75, 65 ना, रीइश्यू प्राइस है 75, बैंक से पैसे आने वाले हैं 65, ठीक है। तो लॉस ऑन रीइश्यू कितना है, लॉस ऑन रीइश्यू कितना है 10, याद तो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला लिख के दिया था, ठीक है। वहां पे क्या लिख के दिया था फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, कितने रुपए के शेयर फॉरफिट हुए थे 75 लेस रीइश्यू प्राइस, ठीक है। तो रीइश्यू प्राइस मतलब इन्होंने बोला है कि ये जो 75 रुपए पेड अप है उतने फेस वैल्यू इस रीइश्यू की बतानी है, और एक्चुअली बैंक में पैसे कितने आने वाले हैं 65, इसलिए रीइश्यू प्राइस अगर तुमने इसको फेस वैल्यू अगर तुम क्या है 65 लो तो भी 10 रुपए, और इसकी रीइश्यू प्राइस 75 ली और बैंक से 65 आने वाले तो भी ये लॉस ऑन रीइश्यू कितना आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेड अप होने की वजह से तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि अपने शेयर 75 इनको पेड अप वैल्यू रखनी थी 75 का शेयर कितने में दे दिया 65, तो 10 रुपए क्या हो गए लॉस ऑन, ठीक है। उसके बाद अपने को सेकंड थिंग लगने वाली है, कैपिटल रिजर्व को कितनी अमाउंट डालनी है ना, तो कैपिटल रिजर्व को कितनी अमाउंट जाएंगी वो निकालने के लिए भी अपन क्या करेंगे फॉरफीचर वैल्यू, फॉरफीचर 25 पर शेयर है ना, लेस क्या लॉस ऑन रीइश्यू, जाके देखो पीछे लिख के दिया फॉर्मूला, तो 15 रुपीज पर शेयर कहाँ चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो अब अपन ने कितने शेयर बेचे हैं 15, तो पैसे कितने आएंगे बैंक 1500 इंटू 65 करो कितने आए
फॉरफीचर के लॉस ऑन रेशियो शेयर फॉरफीचर 15,000, ठीक है। और 2 शेयर कैपिटल कितने से बताना है, पेड अप वैल्यू शेयर कैपिटल, ठीक है। 15 से 75 कितने आए देखो, 12,500। ठीक है। अब अपन ने अभी पढ़ा था 6th रूल कि जितने शेयर्स पार्टली रीच हो गए उसका प्रॉफिट पे कैपिटल रिजर्व को डाल दो। तो कैपिटल रिजर्व को अपन क्या करेंगे, फॉरफीचर में कितने रुपए से पर शेयर 25, और फॉरफीचर में से कैंसिल कितना हो गए 10, तो फॉरफीचर को डेबिटेड कितना करना है अपने को 15, जो कि यहाँ पे निकाला है 1500 into 15 to capital reserve 22,500 इस तरीके से एंट्रीज होंगी। नरेश रहेगा बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर रीइश्यूड, बीइंग एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लिखो ये कैलकुलेशन मस्ट है, वर्किंग नोट्स मस्ट है। चल लिख लिया, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। लिखो कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स, कंपनी का नाम दिया नहीं है, पी लिमिटेड, कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each for non-payment of final call of rupees 2 on the forfeited shares were reissued at rupees 6 fully paid up ठीक है। देखो फुल्ली पेड अप मतलब क्या, पीछे था अभी लास्ट एग्जांपल में शेयर था 100 का, लेकिन 75 ही कॉल किए थे, इसलिए उन्होंने पेड अप वैल्यू 75 ही रखी थी। यहाँ पे इन्होंने फुल्ली पेड अप रखा मतलब शेयर है 10 का, है ना, कॉल हो गया है 10 रुपए, लेकिन रेशो 6 रुपए में करना है और फुल्ली पेड कितना रखना है 10 रुपए, ठीक है। तो शेयर फॉरफिटेड की एंट्री क्या होंगी पहले वो देखो, चलो करो बोला। देखो लॉस ऑन रीइश्यू कर लेते हैं। लॉस ऑन रीइश्यू क्या है,
face value of shares minus reissue price. Face value thus reissue price 6, 4 rupees loss on reissue per share. और profit forfeiture capital reserve forfeited value per share minus loss on reissue. Forfeited price क्या क्या है? Company forfeit 1000 shares of Dini for non-payment of final call ₹2. मतलब 8 रुपीज इसे पे कर दिए, है ना? 8 रुपीज पे हो गया, फाइनल कॉल 2 रुपीज दिया नहीं है, मतलब 8 रुपीज पर शेयर क्या है? फॉरफिटेड। और लॉस है 4 रुपीज, तो कैपिटल रिजर्व पर शेयर जाएगा 4 रुपीज। ठीक है, चलो करो वाला एंट्री। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो कितने शेयर थे? 1000 शेयर ऑफ ₹10 each। बोलो 10,000 रुपीज टू शेयर फॉरफिचर 1000 into 8 to final call। Final call 1000 into 2 2000 और 8000। अब रीच हो गया बैंक कितना? 1000 2 into 6 6000। ठीक है, गुड। शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप रखना है, फुल्ली पेड अप कितना होगा? जिसकी कैपिटल की वैल्यू रहती, फेस वैल्यू रहती शेयर की 1000 into 10 10,000। इन शॉर्ट अपने को लॉस कितने का रहा? 40,000। में कहाँ डाल देंगे? शेयर फॉरफिचर 4000। ठीक है, अब देखो फॉरफिचर को क्रेडिटेड 8000, डेबिटेड 4000, तो शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। टी लिमिटेड issued 30,000 equity shares of ₹10 each, payable as ₹3 per share on application, ₹5 per share
मिस्टर श्याम holding 1000 shares who fails to pay call money all these shares they are forfeited all these shares were forfeited 1250 shares including Ram's whole share where the issue to Jadu as fully paid at a discount rupees 2 per share. Pass necessary journal entries. ठीक है, क्या करना है? नेसेसरी जर्नल एंट्री करने को करना है। देखो क्या होगा, पी लिमिटेड ने 30,000 इक्विटी शेयर्स बेचे थे तो बेचे थे, अपने को क्या करना है? ठीक है, पर अभी अपने को प्रॉब्लम ऐसा दिया है कि कोई शेयर होल्डर्स ने उनके पैसे दिए नहीं और उनके शेयर्स अपने को फॉरफिट करके उसकी एंट्री करके बताना है ना। पी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each पेएबल ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, 5 रुपए इंक्लूडिंग 2 रुपए प्रीमियम अलॉटमेंट पे एंड 4 पर शेयर ऑफ कॉल और 4 रुपए कॉल मनी पे। All the shares were subscribed, money due received except from Mr. Ram। बराबर, जितना पैसा देना था उतना पैसा मिल गया है सबसे, लेकिन राम जिसके पास 500 शेयर्स थे who fails to pay allotment and call money, जिसने कॉल मनी और अलॉटमेंट मनी दोनों नहीं दिया। मतलब देखो यहाँ पे प्रीमियम है और अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, तो राम का अलॉटमेंट आया नहीं है तो प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, और शाम का प्रीमियम भी आ गया है और सिर्फ कॉल मनी आया नहीं, मतलब प्रीमियम आ गया है। तो ये दो केस भी अपने को ध्यान में लेना पड़ेगा। उसके बाद री इशू, इसमें से 1250 रुपए वापस पढ़ के एक बार। मिस्टर श्याम होल्डिंग 1000 शेयर हु फेल्स टू कॉल मनी ऑल दीज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। उसने भी 1000 शेयर्स थे उसके, वो भी फॉरफिट कर दिए। 1250 शेयर्स जिसमें राम के पूरे शेयर्स मिला के अपन ने री इशू कर दिए जादू एट ए डिस्काउंट 2 पर शेयर। शेयर कितने का था? 10 का। कितना डिस्काउंट दिया? 2 रुपए। मतलब री इशू प्राइस क्या है? 8 रुपए। ठीक है, तो 8 रुपए में अपन ने री इशू किया है। अपन इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, पहले फॉरफिचर की एंट्री करते फिर री इशू करते। ठीक है, राम की केस में कब शेयर फॉरफिट हुए? लास्ट में ही हुए। अलॉटमेंट कॉल्स दोनों नहीं दिया, मतलब कॉल मनी दोनों से मंगवा लिया था। ठीक है ना। शेयर कैपिटल बोलो, राम के कितने? 500 शेयर ऑफ ₹10 और शाम के कितने? 1000 शेयर ऑफ ₹10। टू, चलो करो इनको कैंसिल। 2 शेयर फॉरफिचर। शेयर फॉरफिचर में राम के कितने? 500 शेयर्स थे। क्या नहीं आया? अलॉटमेंट नहीं आया, पर एप्लीकेशन तो
आ गया है, मतलब एप्लीकेशन 3, ठीक है ना। और शाम की केस में 1000 इंटू 6, इसमें क्या क्या एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, ठीक है, प्लस नहीं बस एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। किसका किसका आएगा ये शाम की केस का। हाँ, फॉर्फिचर में राम के इतने रुपीज आएंगे, शाम के इतने रुपीज आएंगे, ठीक है। राम का सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल होगा। ऐसा करने से बेटर है मैं एक एक की एंट्री कर दूं, फिर तुम लोग इसको मर्ज कर लेना, क्योंकि बुक में एक साथ ही एंट्री पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। अपन पहले राम की कर लेते। राम का प्रीमियम आ गया है ना। इफ प्रीमियम रिसीव, बोलो साक्षी एंट्री क्या होगी? इफ प्रीमियम रिसीव, राम का थोड़ी आया नहीं आया क्या? हाँ, इफ प्रीमियम नॉट रिसीव, राम का प्रीमियम नहीं आया। बोलो फिर इफ प्रीमियम नॉट रिसीव तो एंट्री क्या होती? शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। हाँ देखो गलत हुआ तो साक्षी का नाम। नहीं बराबर है। 500 इंटू करो 10 रुपीज, 500 इंटू 3, 5000 500 इंटू 3 और 500 इंटू 4, फर्स्ट कॉल सही है क्या? देखो 1500 1500 2000 2000 हाँ और 5000 शाम शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10, शेयर प्रीमियम शेयर फॉरफिटेड 1000 इंटू 2, शेयर फॉरफिटेड इसी 1000 बोलो शेयर फॉरफिटेड अलॉटमेंट 6 1000 इंटू 6 2 कॉल फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल 1000 into 4 करो, तो ये 1000 बोलो आ रहा है क्या? 10,000 प्रीमियम कितने हैं? 2 रुपीज है क्या? राम के शेयर्स कितने हैं? 500, शाम के शेयर्स कितने हैं? 1000। करो फिर कितना आया? 1000 plus 10 10,000 हाँ है ना। प्रीमियम कितना आया? 2000 2000। ये 6000 6000। हाँ, और ये 4000 हाँ, तो 2000 कहाँ गए? बोलो कहाँ गए? निकालो, पीछे जाओ। हाँ, चलो हो गया ना। ये गलत है, यहाँ पे मिला नहीं है तो कैंसिल करना है। शेयर प्रीमियम हाँ 500 इंटू 1 2x कितना आएगा यहाँ पे? बोलो 1000। यहाँ पे अलॉटमेंट पे आएगा 5 रुपीज। करो 2005 ऐसा होगा। और यहाँ पे रिसीव हो चुका है तो अब लेना नहीं।
ऐसी गलतियां बार बार होती, 1000 बार होती। ये प्रीमियम ऑलरेडी समझ में आया? हाँ। इसलिए पूछा था। चलो आ जाओ, अब शेयर्स री इशू करना है अपने को, ठीक है ना? कितने शेयर्स री इशू करना है? 1250। हाँ बोलो एंट्री, ये लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट 1250 इंटू बोलो शेयर कैपिटल हाँ बैंक अकाउंट डेबिट बोलो 1250 इंटू 8 रुपीज टू 10,000 शेयर कैपिटल 10,000 टू शेयर कैपिटल 1250 इंटू 10 12,500 अपने गेन हुआ। मतलब ये क्या हुआ? गेन नहीं है, लॉस है। हाँ फॉर फ्यूचर कितना आगे? 2,500 ये अपन कैलकुलेट करके देखते थे। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना है? लॉस ऑन री इशू कितना है? लॉस ऑन री इशू फेस वैल्यू ऑफ शेयर माइनस री इशू प्राइस। हाँ फेस वैल्यू 10 माइनस प्राइस 8 लॉस 2 रुपीज। कैपिटल रिजर्व को कितना जाएगा? फॉरफिटेड शेयर्स प्राइस फॉरफिचर पर शेयर माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन री इशू। हाँ चलो फेस वैल्यू ऑफ फॉरफिचर वैल्यू है ये। फॉरफिचर वैल्यू पर शेयर कितनी है? राम की केस में कितनी है? फॉरफिचर 3 रुपीज माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 2 मतलब कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 1 इन केस ऑफ राम। और श्याम की केस में क्या है? फॉरफिचर वैल्यू 6 है। फॉरफिचर वैल्यू 6 है, 6 माइनस 2 मतलब 4 रुपीज कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है? फिर एंट्री करो री इशू की कर दी बैंक फॉरफिचर, ठीक है। अब अपने को कैपिटल रिजर्व का अमाउंट डालनी है ना? तो राम के तो पूरे शेयर्स जा चुके हैं तो इसलिए फॉरफिचर बोलो 500 इंटू 1 रुपीज है ना? और 1250 में से 500 गए 750 इंटू 4 रुपये। ऐसा फॉरफिचर अकाउंट में से कैंसिल होगा फॉर द 1250 शेयर्स, क्योंकि जितने शेयर्स री इशू हुए उसका ही कैपिटल रिजर्व बनना चाहिए, उसके ही प्रॉफिट का कैपिटल रिजर्व बनना चाहिए। बोलो टोटल करो ना 500 ऊपर की और 3,000 कैलकुलेट करो फटाफट 3,500। हाँ कुछ गलत है? नहीं 750 इंटू 4 3,000 3,000 और 500 और इधर जाएगा 3,500। सही है क्या? देखो चेक करो वाला। रिमेनिंग शेयर्स का क्या होगा? रिमेनिंग शेयर्स एज इट इज जब तक नहीं होंगे तब तक कैपिटल में दिखेगा इनर कॉलम में, ठीक है? चलो इतना कंप्लीट करो है ना? और अच्छे से वापस अमाउंट कैलकुलेट करके देखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखना है। चलो कल अपन नेक्स्ट लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ शेयर कल कंप्लीट कर लेंगे अपन पूरे एग्जाम्पल्स।